पापा ने तो यही कहा है कि उसका बयान गलत है और सच बोलने के लिए अब वो जिंदा है नहीं। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है त्यागी जी। हम इस कुरुक्षेत्र में केवल अपनी विजय नहीं चाहते, बलदेव सिंह के अस्तित्व का विनाश चाहते। बलदेव सिंह ने मीडिया वालों पर हाथ उठा दिया। आ बैल मुझे मार वाली कहावत उसने चरितार्थ कर दी। अब मीडिया वाले उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। कब कब सर के ऊपर कौन कौन से इल्जाम लगे, कब कब सर ने गलत बयानी की है, वो सब दिखाने लगे हैं। इस लड़ाई में अगर हम राजवीर को साथ में मिला लेते हैं तो हमें बहुत फायदा हो सकता है। उसे मिलाने की बात त्यागी जी ने एक बार कही तो थी, लेकिन फिलहाल बात कुछ बनी नहीं। लेकिन राजवीर त्यागी जी की ओर से बहुत ही मायूस है। उसे लगता है कि उसके पिताजी जब तक उस पार्टी में है तब तक उस पार्टी का कोई भी नेता उसे साथ नहीं दे सकता। त्यागी जी से राजवीर की उम्मीदें तो तकरीबन टूट चुकी है। उसकी उम्मीदों का चिराग तो हम भी जला सकते हैं, लेकिन ये राजवीर अभी तक आया क्यों नहीं है? लो आ गए मैडम। हाँ राजवीर, बैठो। कहिए, किस लिए बुलाया मुझे? तुम्हारे साथ एक अपनापन महसूस होता है, क्योंकि तुम भी चोट खाए हो और हम भी। तुम्हारा भी विश्वास टूटा है और मेरा भी। बहुत फर्क है आप में और मुझ में। आप चोट खाने के बाद मुकाबला करने के लिए उठकर खड़ी तो हो गई, मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ राजवीर। कोई और तुम्हारी मदद करे ना करे, लेकिन मैं हर हालत में तुम्हारी मदद करूंगी। जिसका वजूद खुद दूसरे की कृपा पर टिका हुआ हो, वो मेरी क्या मदद करेगा और कैसे? अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये जो हमदर्दी जताने का सिलसिला है, ये तो खत्म हो चुका है। इस चुनाव में तो तुम खड़े नहीं हो सके, लेकिन आगे के लिए अगर तुम चाहो तो तुम्हें पार्टी की सदस्यता बड़ी आसानी से मिल सकती है। मैं दिलवाऊं। किस पार्टी की बात कर रही हैं? उस पार्टी की जिसके शातिर नेता वित्त मंत्री मेरे पापा हैं? क्या पार्टी उनकी मर्जी के खिलाफ मुझे सदस्यता देगी? असंभव। पार्टी के अंदर जो हलचल चल रही है उसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। कुछ कह नहीं सकते कि कल जनता जनार्दन पार्टी में बलदेव सिंह जी हो या ना हो। उसके बाद तो आपके लिए रास्ते खुले हो सकते हैं ना? तुम्हारे पिता ने तो तुम्हारे लिए रास्ते नहीं बनाए, लेकिन तुम खुद तो अपने लिए रास्ता बनाओ। अपने आप को तैयार करो। अगर तुमने इस चुनाव में मेरा साथ दिया तो मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि मैं जिस पार्टी में शामिल होने जा रही हूँ तुम्हें भी उसी पार्टी की सदस्यता मिलेगी, लेकिन सिर्फ तुम्हें अपनी वफादारी साबित करनी होगी। मुझे मंजूर है, लेकिन इससे पहले मैं एक बार त्यागी जी से बात करना चाहता हूँ। ये आश्वासन मुझे त्यागी जी से चाहिए। कल पापा ने इस केस को सीबीआई को देने की बात की थी और आज उस अपराधी को मार दिया गया है। ये किसने किया ये तो नहीं पता, लेकिन जनता और मीडिया अब ये जानना चाहती है कि क्या सच को छुपाने के लिए उसे मार दिया गया या फिर उसके बयान को गलत साबित करने के लिए उसे मार दिया गया। क्योंकि पापा ने तो यही कहा है कि उसका बयान गलत है और सच बोलने के लिए अब वो जिंदा है नहीं। पता नहीं सर को क्या हो गया है।
पहले उनका हर कदम राजनीति से प्रेरित हुआ करता था। वो खुद कहा करता था, एक राजनीतिज्ञ की पहली जरूरत है कि वो खुद को नियंत्रण पर रख सके, खुद को शांत रख सके। लेकिन आज सर ने खुद ऐसा काम कर दिया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कब कब सर के ऊपर कौन कौन से इल्जाम लगे, कब कब सर ने गलत बयानी की है, वो सब दिखाने लगे हैं। और इन सब का चुनाव पर बहुत बुरा असर है। जी, आप यहाँ अकेले क्यों खड़ी हैं? चलिए हमारे साथ हॉल में चलिए। नहीं बहू, मुझे अकेला रहने दो। कभी कभी अकेलेपन में ही सुकून मिलता है। माँ जी, आप इन बातों को लेकर परेशान मत होइए। ये जितनी भी परेशानियां, मुसीबतें हैं, ये बस चुनाव तक ही हैं। आप देखिएगा, चुनाव खत्म होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा बहू? मुझे तो आसार कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे। आज तुम्हारे पापा जी का इतना बड़ा नाम है तो वो इसलिए क्योंकि वो लगातार जीतते रहे। अपनी हर जीत के साथ उन्होंने नया नाम बनाया है। वो इसलिए कि वो आज इस प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। पता नहीं मेरे चुनाव में खड़े होते ही सब कुछ उल्टा पलटा होने लगा है। हाँ जी, जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सोचने से बदल तो नहीं जाएगा ना। और हमें पूरी उम्मीद है पापा जी सब कुछ संभाल लेंगे। क्या संभालेंगे बहू? आज तुम्हारे पापा जी वित्त मंत्री है क्योंकि उन्होंने चुनाव जीता है। अगर कल को मैं चुनाव हार गई तो उन्हें मंत्री पद भी छोड़ना पड़ेगा। मुझे तो असर कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। माँ जी, इस बात से चिंतित तो हम भी हैं, लेकिन आप देखिएगा, जनता के सामने जब सच्चाई आएगी तो जीत हमारी ही होगी। लेकिन अगर हम ही निराश हो जाएंगे तो जनता के सामने सच्चाई लाएगा कौन? तुम ठीक कह रहे हो बहू, लेकिन तुम्हारे पापा जी का उठाया हुआ हर कदम गलत साबित हो रहा है। कल तक मीडिया इनके पक्ष में थी, लेकिन आज दुश्मन बन गया है। पार्टी में भी गहमा गहमी है। मुख्यमंत्री तो मौके की तलाश में है। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। आचार्य जी, ये कैसी कैसी खबरें आ रही है? सुना है कि सीएम ने पार्टी की मीटिंग बुलवाई है। जी हाँ, वो मीटिंग तो रखना चाह रहा है, लेकिन पार्टी का अध्यक्ष तो मैं हूं ना, इसलिए मीटिंग मेरी मर्जी से होगी। अब तो लगने लगा है कि आपकी भी मर्जी नहीं चल रही है। आपने कहा था कि पार्टी को टूटने से बचाकर रखना आपकी पहली प्राथमिकता होगी। लेकिन मुझे तो अपने सूत्रों से खबर मिली है कि सीएम साहब ही बलदेव सिंह को पार्टी से ही बर्खास्त करवाना चाहते हैं। जी गुरुजी, ये बात तो सही है। जब से बलदेव सिंह ने प्रेस रिपोर्टर पर हाथ उठाया है, तब से मीडिया वाले उनके खिलाफ खबरें दिखा रहे हैं और छाप भी रहे हैं। सीएम साहब ने भी मुझसे
इस सिलसिले में बात की थी। तब तो उन्होंने जरूर बताया होगा कि इस बारे में वो क्या सोचते हैं। जी हाँ, उनका ये कहना है कि मीडिया में चल रही इन खबरों की वजह से ना सिर्फ बलदेव सिंह की बल्कि पार्टी की भी बहुत बदनामी हो रही है। इसलिए पार्टी की साख को बचाने के लिए बलदेव सिंह को पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाए। अरे चुनाव के माहौल में ये तो आत्महत्या जैसा कार्य है। जी हाँ, सीएम साहब तो यही चाहते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने ये मंजूरी नहीं दी है। आचार्य जी, एक बात का ख्याल रखिएगा। एक नेता जब खुद को पार्टी के ऊपर समझने लगे तो पार्टी टूटने के खतरे बढ़ जाते हैं। आज तक जितनी भी पार्टियां टूटी है, इसलिए टूटी है बलदेव सिंह और भानु प्रताप दोनों ही अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। हाँ गुरुजी, ये बात तो सही है। अगर ऐसा नहीं होता तो बलदेव सिंह पार्टी के सामने ये शर्त नहीं रखते कि उनकी सीट पर उनकी पत्नी शारदा देवी चुनाव लड़े। आचार्य जी, यदि पार्टी को टूटने से बचाना है, पार्टी को कायम रखना है, तो आपको दोनों को ही संभलना होगा। जिन एमएलए के बल पर सरकार बनाई जाती है, कुछ विधायक भानु प्रताप जी के मुट्ठी में है और कुछ विधायक बलदेव सिंह के मुट्ठी में है। दोनों में से एक भी टूट गया तो आपकी सरकार नहीं बन सकती। संभालिए आचार्य जी, संभालिए। यही टेढ़ा सवाल तो मेरे सामने है। और एक बात आपको बता दूं गुरुजी, पार्टी के टूटने की वजह सिर्फ और सिर्फ बलदेव सिंह और भानु प्रताप हो सकते हैं। रखता हूं गुरुजी, प्रणाम। बोलो प्रदीप, क्या खबर है? सर, पार्टी में आपके खिलाफ हलचल बढ़ गई है। आपने गुस्से में आकर मीडिया वालों पर हाथ क्या उठा दिया। भानु प्रताप जी को तो इस मुद्दे को उछालने का एक और मौका मिल गया है। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने पार्टी मीटिंग भी बुलाई। कल तक ये लड़ाई एक अंदरूनी लड़ाई थी, लेकिन अब ये बात सामने आ गई है, तो फिर ये लड़ाई भी खुलकर लड़ी जानी चाहिए। अपनी अपनी पावर की नुमाइश होनी चाहिए। फिर मैं देखूंगा कि भानु प्रताप को इन चालों से क्या हासिल होता है। सर, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने अपनी चालों से आपकी छवि को धूमिल तो कर ही दिया है, और इसी वजह से इस क्षेत्र में मैडम जी के जीतने की संभावना कम हो गई। यह राजनीति है प्रदीप। लोग न जाने कितनी सीढ़ी चढ़ चढ़ के अपने लिए एक आसमान तलाशते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि वो आसमान से सीधे जमीन पर गिर जाते हैं। मैंने भी अपनी राजनीतिक जीवन में बड़े बड़े लोगों को बनते और बिगड़ते देखा है, लेकिन मुझे भी इस दौर से इतनी जल्दी गुजरना पड़ेगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सर, अब आपने आगे के बारे में क्या सोचा है? क्योंकि इस सीट पर मैडम जी जीते या ना जीते, मीडिया सर्वे में तो यही बात सामने आ रही है कि जनता जनार्दन पार्टी ही ज्यादा सीटें लाएगी और हमारी सरकार बनेगी। सरकार तो बनेगी, लेकिन बहुत कुछ बदल जाएगा। कल तक खुद को खड़ा करने की बात थी, लेकिन आज भानु प्रताप को गिराने की बात है। प्रदीप, भानु प्रताप भी अच्छी तरह से जानता है कि मेरे भी हाथ में 15 से 20 एमएलए हैं। इस बार मैं भानु प्रताप को अपनी ताकत दिखाऊंगा। देखता हूं कि मुख्यमंत्री कैसे बनता है। इस बार मैं अपने लिए नहीं, किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की पहल करूंगा, और मुख्यमंत्री बनेगा वो
जिसे मेरे एमएलए समर्थन देंगे। ये लोकसभा का चुनाव लड़ ही सकते हैं ना? चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन सर को बदनाम करने की जो विरोधियों की साजिशें चल रही है, उससे जनता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। जिंदगी का भंवर है। तो अब आप किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? शंकर प्रसाद को फोन लगाओ। जी। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ना तो भानु प्रताप बैठेगा, ना ही मैं। उस कुर्सी पर बैठेगा शंकर प्रसाद। लीजिए। सर्वप्रथम मेरा नमस्कार स्वीकार करें मंत्री जी। नमस्कार शंकर प्रसाद। भाई, हमने तो सोचा था कि तुम हमें भूल गए हो। ये भला कैसे हो सकता है? ये भूल तो मैं भूल से भी नहीं कर सकता। भक्त अपने भगवान को कभी भूल सकता है क्या? अरे नहीं भाई, इतने बड़े ओहदे पर मत बिठाओ। आपके बारे में सुन कर मन बहुत दुखी हो जाता है मंत्री जी। मैं सोच रहा था एक दो दिन में वक्त निकाल कर आपसे मिलता। क्षमा कीजिएगा, इस दौरान मैं आपसे मिल नहीं सका। चुनावी माहौल है, कब रात होती है कब दिन पता ही नहीं लगता। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूं। तुम्हें आने की जरूरत नहीं। बस एक कोशिश करना कि इस बार तुम्हारे क्षेत्र में जीत तुम्हारी ही होनी चाहिए, क्योंकि यही जीत इस बार तुम्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकती है। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। और रही जीत की बात, तो आपको पता ही है कि मैं लगातार 15 सालों से चुनाव जीतता आ रहा हूं। इस बार ये जीत आपके लिए एक अलग रंग लेकर आएगी। बहुत कुछ लेकर आएगी, लेकिन फिलहाल ये बात अपने तक ही रखना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अरे लल्लन, ये तो कमाल हो गया। लगता है बलदेव जी और भानु प्रताप जी के बीच की जंग में सबसे बड़ा लाभ मुझे ही प्राप्त होने वाला है। ये जीवन नगर का माहौल है, जहां बलदेव सिंह का वर्चस्व था, लेकिन अब उनके वोट की जमीन खिसकती नजर आ रही है। हर तरफ उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं। ये माना जा सकता है कि चुनाव का माहौल है और बलदेव सिंह के खिलाफ नारे लगाने वाले विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता है, लेकिन अब जनता के सामने उनकी छवि धूमिल होने लगी है। कल तक हर बात दबी हुई थी, लेकिन अब हर बात खुलकर सामने आने लगी है, क्योंकि वक्त वक्त पर बलदेव सिंह पर भी पूंजीपतियों से सांठगांठ के मामले सामने आते रहे हैं और उनकी मदद के आरोप लगते रहे हैं। आज से 12 साल पहले उन पर एक बड़े घोटाले का आरोप भी लग चुका है। सारे मामले दबा दिए गए थे, लेकिन अब सारे मामले फिर से खुलकर सामने आने लगे हैं। अब इस बात पर यही कहा जा सकता है कि क्या बलदेव सिंह का सितारा डूबने वाला है। देख लो ये मीडिया की ताकत। इसीलिए मैं आपको उस दिन समझा रहा था कि मीडिया के साथ ठीक तरीके से पेश आई, क्योंकि मीडिया आजकल इतनी ताकतवर हो गई, किसी को भी आसमान में बिठा सकती है और किसी को भी मिट्टी में मिला सकती है। मीडिया को पहले भी बलदेव सिंह का अतीत मालूम था, लेकिन तब मीडिया के मुंह में जबान नहीं थी। आज जब बलदेव सिंह ने एक मीडिया वाले पर हाथ उठाया, तो मीडिया को सारे मुद्दे नजर आने लग गए। आप बिल्कुल ठीक करेंगे मैडम। इस सच्चाई को बताने की मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो सच्चाई को जनता के सामने लाए।
और निष्पक्ष ढंग से जनता को बताए जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है उसका अतीत क्या है, उसके ऊपर कौन कौन से इल्जाम हैं, कौन कौन से मामले चल रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी आजकल हो रहा है उसे कानूनी तौर पर गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह हो सकता है कि आने वाले समय में सिस्टम बदलेगा और हर एक आदमी अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएगा। अभी तो ये बात हम नहीं कह सकते क्योंकि आज के लिए कहना व्यर्थ होगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मीडिया बलदेव सिंह के खिलाफ ये सब कुछ खुद कर रही है या फिर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सर ने तो आगे बढ़ने की रास्ते तलाशने की कोशिश में ये कदम उठाया था। उन्होंने सोचा था कि जीवन नगर की सीट पर तो आपकी जीत निश्चित है, ये सीट भी हमारे हाथ में रहेगी और हम लोकसभा का चुनाव भी जीतेंगे ताकि दिल्ली तक हमारी पहुंच बनेगी। लेकिन सारे समीकरण बिगड़ चुके हैं। प्रदीप जी, इस चुनाव में हार जीत से लोकसभा के चुनाव पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा ना? ये लोकसभा का चुनाव लड़ ही सकते हैं ना? चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन सर को बदनाम करने की जो विरोधियों की साजिशें चल रही है उससे जनता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और मंत्री जी ने तो खुद ही मीडिया से रिश्ते बिगाड़ लिए। बेटा, तुम भी तो मीडिया से हो। मीडिया जो कर रही है क्या वो उचित है? जिंदगी एक भंवर है। सारे विरोधी लामबंद हो गए, वे तो इसी कोशिश में हैं कि ना तो सर विधानसभा का चुनाव जीते और ना ही लोकसभा का। वो गए कहाँ हैं? जी वो अपने कुछ दोस्तों से मिलने गए। चुनाव की रणनीति भी बनानी है, इसलिए मिलना मिलाना भी जरूरी है। नमस्कार मैडम। नमस्ते, बैठो। बहुत दिनों बाद आए? हाँ, आना तो बहुत दिनों से चाहता था पर वक्त ही नहीं मिला। आज मीनाक्षी ने जिद की तो आना पड़ा। मंत्री जी कहाँ हैं? वो किसी से मिलने गए। मंत्री जी ने मीडिया वाले के ऊपर हाथ उठाकर बहुत बड़ी भूल की। चुनाव के दौर में तो हर पार्टी मीडिया को साथ लेकर चलती है और मंत्री जी ने तो खुद ही मीडिया से रिश्ते बिगाड़ लिए। बेटा, तुम भी तो मीडिया से हो। मीडिया जो कर रही है क्या वो उचित है? हो सकता है कल कोई मीडिया वाले आपसे सवाल कर बैठे कि आप निर्दलीय हैं और ये करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कहाँ से हो रहे हैं। इस तथ्य को सामने लाया जा सकता है और अगर इंक्वायरी की जाए तो हो सकता है कुछ सबूत भी सामने आ जाए। भाभी, रिश्ते निभाने की कोशिश तो हमेशा करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई का साथ देकर। वही तो हमने किया मीनाक्षी। आज के हालात और सच्चाई को समझकर माँ जी का साथ दिया, लेकिन ये बात राजवीर को मंजूर नहीं।